नहीं, देखिए अभी जो मैं यूएई में ही बैठा हुआ हूँ, वहीं से आपसे बात कर रहा हूँ। संपर्क जो सिग्नल की थोड़ी समस्या है, पर मेरी कोशिश है कि बातचीत जितना हो सके मैं कर रहा हूँ यहाँ से आपसे। देखिए यहाँ पे अगर आप जाकर के इस समय जो मध्य पूर्व की स्थिति है वो ये है कि जो इस ईरान जो है उसके पास बहुत ज्यादा विकल्प उसके पास नजर नहीं आते। हम देख रहे हैं कि हजबुल्ला और हजबुल्ला के पीछे कौन सी ताकतें हैं। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हमास के जो है बहुत बड़े नेता को तेहरान में इसराइल ने अंदर घुस करके जो है मार दिया था। उसके बाद हमने देखा वो हुतीज का भी हो रहा है। कहीं ना कहीं एक बात तो ये बिल्कुल नजर आती है कि उसमें अमेरिका है या कुछ और पश्चिम के देश कहीं ना कहीं उनका साथ में समर्थन कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, इसराइल जो कर रहा है अपनी सुरक्षा में कर रहा है, जैसा भी कर रहा है। अमेरिका में चुनाव का वर्ष है, बहुत सारे डायनेमिक्स हैं अमेरिका के अंदर भी, ज्यूइश लॉबी जिसको कहा जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी यहाँ की स्थिति यह है कि जो ईरान के हिसाब से उसको रिएक्ट करता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है कि अभी ईरान बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में मुझे नजर नहीं आता। क्या वो फौजी रूप से उसमें शामिल हो जाएगा? क्या वो आगे बढ़ के कहीं पे जो है इसराइल या इसराइल के जो और इंटरेस्ट हैं वहां पे कुछ हमला कर देगा? लेकिन इस समय इससे ऐसे हालात नजर नहीं आते मुझको। तो अभी इसलिए इसराइल को भी ये लग रहा है, एक तरफ अमेरिका में चुनाव है, अमेरिका में भी जो काफी स्थिति जो इस तरह की बनी हुई है, खुल करके वो विरोध नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनको पता है कि रूस जो है वो लेबनान में उलझा हुआ है। दूसरी तरफ उनको बहुत समर्थन नहीं दे पाएगा। चीन की स्थिति सबको नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि इसका इसराइल फायदा उठा रहा है। उनको लगता है एक एक अवसर है, जबकि वो जहां तक संभव हो सके वो लोग, वो ताकतें, चाहे वो हजबुल्ला हो, हम हमास गाजा में, और हम देख ही रहे हैं हुतीज का भी हम देख ही रहे हैं, तो जहां तक हो सके उनको कमजोर कर सके। और ये जो एक एक इसराइल के बारे में एक छवि थी कि इसराइल का तो वहां पे आयरन डोम है, उस पे तो कोई हमला कर नहीं सकता। इसराइल का तो एक तरीके से ये माना जाता था कि बिल्कुल भेद ही नहीं सकता उनकी सुरक्षा का जो चक्र है। लेकिन ऐसा हुआ गाजा के टाइम में, अक्टूबर में पिछले साल हमने देखा। तो कहीं ना कहीं जो पुराना उसका जो एक आन बान शान है रही है उसकी, इस बात को लेके उसको वापस लाने की कोशिश है। और दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं दुनिया कुछ बोल रहे हैं, पश्चिम के देश कुछ बोल रहे हैं। हमने तमाम देखे सड़कों पे जुलूस निकले वहां पे पश्चिम की राजधानियों में। लेकिन इसराइल का ये कहना है, उसकी प्राथमिकता ये है कि अपना ही जो सुरक्षा है वो उसको तवज्जो देगा सबसे ज्यादा। इंटरनल डायनेमिक्स इसराइल की पॉलिटिक्स की भी हैं। नेतन्याहू साहब को अपने अपनी लेगेसी की भी थोड़ी उनको परवाह हो रही है। तो मुझे लगता है कि अभी ये ईरान कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, और जहां तक संभव होगा इसराइल इसका फायदा उठाएगा, और जब उसको जरूरी लगेगा वो इसको रोकेगा। आपको लगता है कोई बड़े युद्ध की आशंका है? नीरज जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा युद्ध हो पाएगा। हालांकि जो एस्केलेशन है ये कोई छोटा मोटा एस्केलेशन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है बड़ा युद्ध जब ही हो पाएगा जब ईरान जो है फौजी रूप से उसका जवाब दे, इसराइल के ऊपर हमला करे, या कहीं ना कहीं जो लेबनान में तो ताकत है नहीं, हजबुल्ला भी हमने देखा है उसकी ताकत कमजोर हो चुकी है। गाजा का हम सब लोग जानते हैं वहां स्थिति क्या है, तो कौन जवाब देगा? ईरान की आंतरिक स्थिति ऐसी है, अगर आप उनके संकेत उठा करके देखें, खास तौर से जो नए राष्ट्रपति आए हैं, उनके जो विदेशी मामलों के सलाहकार आए हैं, उनकी तो कहीं ना कहीं ऐसी संकेत पूरे विश्व को जा रहे हैं कि वो विश्व के साथ दो एंगेजमेंट दोबारा करना चाहते हैं, पश्चिम के देशों के साथ दोबारा बातचीत करना चाहते हैं। जो ईरान अलग थलग हो गया उसको कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हैं। अगर ये वो चाहते हैं, और ऐसे में अगर इसराइल के ऊपर वो हमला कर देते हैं, चाहे वो, तो फिर तो स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा एस्केलेट होगा। लेकिन इतना जरूर जी। है, इसराइल को ये समझना होगा कि ईरान की जो एक सीमा है, थ्रेशोल्ड है, उसको उसको बहुत ज्यादा चुनौती ना दे। ऐसा ना कर दे ईरान को कि ईरान के पास कोई विकल्प ना हो। अभी जी इसका ही देखना पड़ेगा। शिवकांत जी, तीन चार महीने पीछे चलते हैं। आपको याद होगा जब इस हमास पे बहुत हमले हुए, हमास ने किया, उसके बाद काफ़ी लंबा युद्ध चला, फिर धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा शांत हो रहा है। पीस टॉक्स की बहुत बातचीत की गई लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसराइल का अड़ियल रुकता। फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि इस्माइल हानिया मार दिया गया है ईरान के अंदर। ये बहुत बड़ी घटना थी, तो हमने डिस्कशन भी किया था। तो ऐसा लग रहा था कि ईरान कुछ ना कुछ करेगा, वो अपने स्वाभिमान का बदला लेगा, इस तरह की बातें हुई थी। फिर बात बहुत दिन तक ठंडी रही, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में शिवकांत जी एकदम से इजराइल इतना अटैकिंग हुआ कि वो चुन चुन के टारगेटेड स्ट्राइक कर रहा है।
ये कहानी समझाइए कि 3 महीने में क्या बदला। वो जो बाइडन जी आए थे और सुनक जी आए थे, कान में कुछ बोल के गए थे क्या कि कुछ दिन रुको फिर बाद में सबको निपटाना, हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं, ये 3 महीने की कहानी नहीं है। इसके लिए अगर आप पूरे पिछले 80 साल तक चले जाएं, पूरा इतिहास इसराइल और फिलिस्तीन का उठा करके देखें, तो जब जब फिलिस्तीनियों की हिमायत में अरब देशों ने इसराइल पे हमले किए हैं, किसी अकेले देश ने नहीं किए। हमेशा मिल करके, पहला हमला हुआ था 5 देश थे, दूसरा हमला हुआ 4 देश थे, तीसरा हमला हुआ 3-4 देश थे। तो ये मुझे लगता है हम जरूरत से ज्यादा ईरान की ताकत आंकते हैं जब ये कहते हैं कि ऐसा होगा तो ईरान का जवाब आएगा कि नहीं आएगा, ईरान हमला करेगा कि नहीं करेगा, अगर ईरान कूद पड़ा तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि इसराइल से मुकाबला करने के लिए, इसराइल से लड़ने के लिए ईरान तभी कमर कस सकता है जब उसके साथ बाकी मुस्लिम देश आसपास के हों। और ईरान की स्थिति ऐसी है कि वहां अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है, शिया और सुन्नी की प्रभुता की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में ईरान के साथ सुन्नी लोग नहीं हैं। इसका मतलब सऊदी अरब और यूएई उसके साथ नहीं है। सऊदी अरब और यूएई अपना अलग रास्ता बनाना चाहते थे, वो पूरी दुनिया के साथ जुड़ना चाहते थे, इसराइल के साथ जुड़ना चाहते थे। इसी को रोकने के लिए ईरान ने हमास से हमला करवाया था। तो इसलिए ईरान पूरी तरह से अलग थलग है। ईरान केवल तभी लड़ाई में कूद सकता है प्रत्यक्ष रूप से, जब प्रत्यक्ष रूप से चीन और रूस उसका साथ देने के लिए आगे आए। जैसे अमेरिका अमेरिका युद्ध में नहीं कूद रहा, लेकिन अमेरिका स्पष्ट रूप से, उसके जहाज हैं, उसकी सेना वहां है, ये दिखाने के लिए कि अगर इसराइल का अस्तित्व खतरे में आता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो हम इसराइल की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका दे रहा है। यूरोप एक तरह से डिप्लोमेटिक रूप से इसराइल के पीछे है। ईरान के पीछे कौन है? इस वक्त कोई नहीं है। तो ईरान और क्यों नहीं है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसे आप सभ्य भाषा में कहते हैं और सीधी भाषा में कहें तो ये आतंकवादी संगठन है जिनका जहां जहां राज है। हमास जो है वो आतंकवादी सरकार थी, इसी तरह से हिजबुल्लाह आतंकवादी सरकार थी, इसी तरह से हूती जो संगठन है, अगर उनकी सरकार जितने भी हिस्से पर नियंत्रण है, वो आतंकवादी सरकार है, तालिबान आतंकवादी सरकार है। तो इनसे निपटा कैसे जाए, ये किसी कायदे कानून में तो चलते नहीं है। तो इसराइल पर जब पहली बार, इसराइल पर पहली बार तो पिछले 80 साल में इतना बड़ा हमला हुआ नहीं था डायरेक्टली। किसी की हिम्मत ऐसे इतने बड़े हमले, इतने बड़े नुकसान की नहीं हुई, इतनी सारी लड़ाइयों के बावजूद। तो जब ये हमला हुआ तो उसके बाद से इसराइल में ये सक्रिय रूप से सोचा जा रहा था कि इन संगठनों को खत्म किए बिना क्या हम चैन से बैठ सकते हैं। तो शांति की बात और युद्ध विराम की बात, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन अंदर खाने ये बात हो रही थी कि इन संगठनों को पहले खत्म करना होगा। लेकिन इसराइल की असली समस्या ये है कि मान लीजिए काल्पनिक रूप से आपने हमास एज ए संगठन, उसकी आपने पूरी जो सामरिक शक्ति है वो खत्म कर दी, हिजबुल्लाह की खत्म कर दी, हूतियों की खत्म कर दी, लेकिन ये जो विचारधारा, इसको तो नहीं खत्म कर पाएंगे ना। आखिरकार जो 80 लाख या 70 लाख लोग हैं जो मुस्लिम हैं, अरब आबादी भी है, फिलिस्तीनी भी है, पश्चिमी किनारे के भी हैं, गजा के भी हैं, वो लोग रहेंगे तो इनके साथ ही, चाहे वो दूसरे देश के रूप में रहें या एक देश के रूप में रहें। तो जब तक वो इनके साथ हैं तो उनसे जो डर है इनको, उस डर को ये कैसे खत्म कर पाएंगे? वो केवल राजनीतिक तालमेल से, राजनीतिक समझौते से ही हो सकता है। इसका न इसराइल के पास जवाब है, न किसी और के पास जवाब है। ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। वो मुझे लगता है सामरिक रूप से अपना नेतन्याहू कह देंगे कि साहब ये मेरी बड़ी जीत है, और उसके बाद उनका राजनीतिक करियर, जैसा त्रिगुणायत जी कह रहे थे, खत्म हो गया, वो हो जाए, उनकी एक लेगेसी रह जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के वो समस्या को खत्म करके नहीं जा रहे, वो समस्या को उल्टा और पैदा करके जा रहे हैं। क्योंकि ये सारी की सारी आबादी रेडिकलाइज होती जा रही है। इस आबादी को रेडिकलाइज होने से रोकने की कोई नहीं सोच रहा, उसका कोई प्लान किसी के पास नहीं।